हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय चैनल पूजा यादव 9298। ठीक है, इसके पहले मैंने नीट के पेपर 2 का यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 3 और वीडियो में बना चुकी हूँ, जिसमें हम लोग ओवरव्यू पढ़े थे इसका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैं पढ़ाई थी आप लोगों को म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड। और पेंशन फंड में हम लोग 3 फंड के बारे में पढ़े थे। पहला तो पेंशन फंड था, फिर दूसरा नेशनल पेंशन स्कीम्स और तीसरा अटल पेंशन योजना। इतना तक लास्ट वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो मैंने आप लोग कंप्लीट करवाया था। अब इसके आगे हम बनाएंगे नोट्स, जो कि हमारे नेट के पेपर 2 के यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? अगर हम कोई भी इन्वेस्ट करते हैं और डर रहता है आगे हमें लॉस होगा, उसे ही रिस्क कहते हैं। मतलब अगर हम लोग कोई भी इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फंड या शेयर में, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो हमें तो डर रहता ही ना कि आगे हमें क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो उसे ही रिस्क कहते हैं। रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, तो अब हम देखें कि रिस्क कितने तरह के होते हैं इसमें। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिस्क हो गया जिसमें पहला आपका आ जाएगा क्रेडिट रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क। ठीक है, क्रेडिट रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क वे रिस्क होते हैं जिसमें हम मनी पे करने में असमर्थ होते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया। मतलब क्रेडिट मीन्स आपको पता ही है क्या होता है, पैसा जमा करना होता है। तो सीधा सी बात आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट रिस्क में किस तरह के रिस्क आएंगे। तो क्रेडिट रिस्क में वजह से अगर हम कहीं इन पैसा लोन वोन लिए हैं और अगर हम चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट रिस्क में 2 तरह के रिस्क आते हैं, जिसमें से पहला हमारा क्या है, काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? इसमें 2 ही पार्टी को रिस्क हो सकती है। मतलब काउंटर पार्टी रिस्क में 2 ही पार्टी को रिस्क हो सकती है। जैसा एक व्यक्ति ने सभी डॉक्यूमेंट सही होने पर भी उसे लोन नहीं मिला, तो यह कस्टमर का रिस्क होता है। मतलब एक कस्टमर है, वो लोन लेना चाहता है किसी बैंक से, लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट सही है, फिर भी उसे बैंक से लोन नहीं मिलता, तो उसे हम बोलेंगे क्या, कस्टमर। वो रिस्क किसको हो रहा है, कस्टमर को हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कस्टमर रिस्क, मतलब काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, अब दूसरा रिस्क आपका आ जाता है कंट्री रिस्क। ठीक है, क्रेडिट रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट रिस्क का दूसरा रिस्क आ जाता है क्या, कंट्री रिस्क। अब कंट्री रिस्क क्या होता है हम पढ़ेंगे। कंट्री रिस्क वैसे रिस्क होते हैं जिसमें कभी कोई लोनर जो लोन लिया है वह किसी कंट्री में हो रहे इशू के कारण उसे पैड नहीं कर पाता, उसे कंट्री रिस्क कहते हैं। मतलब कंट्री रिस्क, आपका कंट्री मतलब क्या होता है, देश होता है। अगर हम किसी दूसरे देश में हैं, ठीक है, और अगर हम इंडिया में तो रहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लोन लिए हैं, लेकिन दूसरे देश में हम किसी काम से रिलेटेड गए हैं, ठीक है, तो वहाँ कुछ इशू हो गया जिससे हम यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, या फिर हम वहीं हैं लेकिन फिर भी हम पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, तो उसे हम क्या कह देंगे, कंट्री रिस्क। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या, मार्केट रिस्क। ठीक है, पहला तो हमारा क्रेडिट रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क था। ठीक है, मतलब क्रेडिट रिस्क को डिफ़ॉल्ट रिस्क भी कहा जाता है। तो क्रेडिट रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क था, इसके 2 पार्ट थे, काउंटर रिस्क और कंट्री रिस्क। ठीक है, अब दूसरा रिस्क हमारा आ जाएगा मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क उसे कहते हैं जिसमें यदि कीमत किसी प्रकार का बदलाव होता है, कीमत में किसी प्रकार का बदलाव होता है, ठीक है, इसका असर मार्केट पर पड़ता है, इसे ही मार्केट रिस्क कहते हैं। मार्केट रिस्क जाहिर सी बात है बाजार की समस्या। ठीक है, बाजार में समस्या कैसे उत्पन्न हो जाता है, जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में किसी वस्तु का सामान किसी वस्तु का दाम बदलता है, चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है, तो उससे क्या कहते हैं, मार्केट रिस्क कहते हैं। ठीक है, इसे 4 तरह से वर्णन कर सकते हैं। मतलब मार्केट रिस्क को हम 4 तरह से वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, मार्केट रिस्क का पहला रिस्क क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट रेट रिस्क। यदि कोई डिपॉजिटर बैंक में बहुत सारे पैसा जमा करता है, लेकिन फ्लक्चुएशन के कारण इंटरेस्ट कम मिलता है, ठीक है, तो यह
इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क, जैसे कि हम लोग बैंक में तो पैसा जमा करते हैं, लेकिन बैंक में भी इंटरेस्ट हमें कब मिलता है? अगर मार्केट का फ्लक्चुएशन अच्छा चलता है तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अच्छा उसे मिलेगा तब ना वो हमें भी इंटरेस्ट ज़्यादा देगा और अच्छा देगा, और अगर नहीं मिलेगा तो वही जाहिर सी बात है कि हमें कम देगा। तो इस तरह इसे ही इंटरेस्ट रेट रिस्क कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? इक्विटी या स्टॉक रिस्क। मतलब इसे इक्विटी रिस्क भी कहते हैं और स्टॉक रिस्क भी कहते हैं। इक्विटी रिस्क को स्टॉक रिस्क भी कहा जाता है यदि किसी कारण से स्टॉक प्राइस में कमी आ जाती है तो हमें लॉस होता है, इसे ही इक्विटी रिस्क कहते हैं। स्टॉक जो बहुत कोई जमा करके रखता है कि हाँ इस सामान का कमी होगा तो हम उस टाइम बेचेंगे जब इसका स्टॉक सबके पास बहुत कम रहेगा और हम जमा करके रखे हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आप सोचें कि इसका दाम उस टाइम बढ़ेगा बट नहीं बढ़ता और आप इसको इस वस्तु का स्टॉक अपने पास रखे हैं और फिर जब आप बेचना चाहते हैं तो नहीं बढ़ता है, तो क्या हो गया? आपको लॉस ही ना हुआ। तो उसे ही कहते हैं स्टॉक रिस्क। स्टॉक मीन्स क्या करना? स्टॉक करके रखना, मतलब जमा करके रखना। अब उसमें आपका तीसरा रिस्क आ जाएगा करेंसी रिस्क। जब अधिक मात्रा में करेंसी में बदलाव, मतलब 1 रुपये का कितना डॉलर होता है ये बदलते रहता है, इससे हमें करेंसी रिस्क होने की संभावना बनी रहती है। मतलब जैसे कि अगर हम दूसरे देशों से लेन देन कर रहे हैं या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उससे तो अगर डॉलर में एक डॉलर का रुपया हमें इतना ज़्यादा मिलता था पहले, लेकिन अब हमें कम मिलने लगा है। क्यों मिलता है? फ्लक्चुएशन के कारण मिलता है। करेंसी रिस्क, करेंसी में फ्लक्चुएशन होते रहता है, बदलाव होते रहता है, इसके कारण जो करेंसी में रिस्क होता है उसे ही क्या कहा जाता है? करेंसी रिस्क कहा जाता है। ठीक है, अब चौथा इसका क्या है? कमोडिटी रिस्क। ठीक है, उसे कहते हैं जिसमें इंडस्ट्रीज के माल में बदलाव यहाँ होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, बदलाव होते रहते हैं तो इसके कारण होने वाले रिस्क को ही कमोडिटी रिस्क कहा जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के माल में मतलब जो राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे मालों का आदान प्रदान किया जाता है उसे इंडस्ट्रीज़ माल कहा जाता है। अगर उसमें बदलाव होता है और उसके कारण जो रिस्क होता है उसे ही कमोडिटी रिस्क कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा आपका तीसरा रिस्क आपका आ जाएगा ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा किए गए किसी ऑपरेशन अच्छे से नहीं होती है, उसे ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। मतलब जैसे बहुत सारे काम होते हैं ऑपरेशन, वो तो आपका अलग हो गया कि हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होता है उसके वजह से भी तो रिस्क होता ही है, लेकिन ये ऑपरेशन रिस्क अलग तरह का, जैसे कि कोई किसी कार्य को अपने हाथ में लेता है करने के लिए, मतलब कि अगर उसे कोई टारगेट मिलता है, ठीक है, किसी आदमी को बैंक में हो गया या फिर ऐसे हो गया जो लेन देन कर रहा है, माल का खरीद बिक्री करता है, उसे अगर एक ऑपरेशन मिल गया कि आपको इस टारगेट तक इस वस्तु को बेचना है, लेकिन वो उसका ऑपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता, वो जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं कर पाता, उसे ही ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेशनल रिस्क में भी बहुत सारे रिस्क आते हैं जो कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ। ह्यूमन रिस्क हो गया, आईटी या सिस्टम रिस्क हो गया, फिर प्रोसेस रिस्क आ जाएगा इसमें। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आपका क्या है? ह्यूमन रिस्क वे रिस्क होते हैं जो एक व्यक्ति के गलती के कारण होते हैं। ये जैसे यदि कोई अकाउंटेंट लेजल में 4,000 रुपये के जगह 5,000 रुपये लिख देता है तो यह ह्यूमन रिस्क होता है। ह्यूमन रिस्क मतलब मानवीय समस्या। ठीक है, मानव के द्वारा जो समस्या होता है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, ठीक है, हम लोग मानव व्यक्ति है। तो ठीक है, अगर हम लोग अकाउंटेंट हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अकाउंटेंट है तो उसमें हम पूरा बिल तो बना के रखेंगे ना, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ का, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि हम सीमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कितना माल आ रहा है, कितना माल बिक रहा है, ये सब का हम क्या रखते हैं? अकाउंट बना के रखते हैं, लेखा जोखा बना कर रखते हैं। तो उसमें अगर एक
सीमेंट के बोरे का दाम आपका कितना 500 है या 1000, 500 मान लीजिए है, और आप लिख देते हैं कितना 1000 लिख देते हैं, तो ये किसकी गलती की वजह से? उस व्यक्ति, उस अकाउंटेंट की वजह से वो गलती हुई, तो उसे ही क्या कहेंगे हम? ह्यूमन रिस्क कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ गया आईटी या सिस्टम रिस्क। मतलब आईटी रिस्क भी इसे कहते हैं या सिस्टम रिस्क भी कहते हैं। सिस्टम रिस्क उसे कहते हैं यदि बैंक में काम करते करते यदि सिस्टम ही फेल हो जाता है और उस कारण से हुए रिस्क को आईटी या सिस्टम रिस्क कहते हैं। इससे तो आपको इजीली समझ में आ गया कि सिस्टम रिस्क किसे कहते हैं। जैसे बैंक में ही बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, किस पर काम करते हैं? लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है। और काम करते करते क्या हो जाता है, जैसे अगर हम लोग कभी पैसा लेने जाते हैं तो लिंक फेल रहता है, तो वो उनकी गलती थोड़ी ना होती, वो तो सिस्टम हो गया, सिस्टम। या फिर जैसे हम लोग को कोई लेज़र निकलवाना रहता है अपना 1 साल 2 साल का, और अगर नहीं निकलता है, जो सिस्टम है ख़राब है, जो जिससे निकलता है वहाँ पर, तो वो जो रिस्क हुआ उसे ही सिस्टम रिस्क कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका तीसरा आ जाएगा प्रोसेस रिस्क। ठीक है, प्रोसेस रिस्क उसे कहते हैं यदि बैंक प्रोसेस करते समय कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है या नहीं होती, तो उस समय होने वाले लॉस को ही प्रोसेस रिस्क कहते हैं। प्रोसेस रिस्क आपका क्या हो गया, जैसे कि बैंक में ही या कंप्यूटर पे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं, बट वो क्या हो रहा, नहीं निकल रहा। या फिर आप बैंक में काम करते हैं, वहाँ का कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो कि ग्राहकों को नहीं जानना चाहिए या फिर अदर कोई पर्सन को नहीं जानना चाहिए, बट वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। ठीक है, तो उसी लीक होने, वो जो इन्फॉर्मेशन लीक होता है और उससे जो समस्या होती है उसे ही क्या कहते हैं, प्रोसेस रिस्क कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका चौथा रिस्क आ जाएगा क्या, लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क, यदि किसी बैंक या कंपनी में यदि कैश की कमी हो गई है तो उस समय लिक्विडिटी रिस्क होता है। ठीक है, यदि किसी बैंक या कंपनी में ठीक है, बैंक में तो हम पैसों का लेन देन करते हैं, वहाँ बहुत टाइम होता है कि ऐसा पैसों का कमी वहाँ पर भी हो जाता है। हम कभी जाते हैं 50-60 हज़ार रुपये निकालने, तो वो कहता है कि नहीं, आज का जितना था उतना पैसा तो हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 निकाल सकते हैं, 30,000 निकाल सकते हैं। तो क्या वो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि उसके पास कमी रहती है, ठीक है, कैश का। तो उस रिस्क को ही क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी रिस्क कहा जाता है। ये कंपनी में भी हो सकता है, कंपनी में भी कभी कभी पैसों की कमी हो जाती है रॉ मटेरियल्स लाने वाने में, तो उस रिस्क को भी क्या कहेंगे, लिक्विडिटी रिस्क ही कहेंगे। नेक्स्ट आपका 5 रिस्क आ जाएगा, पाँचवा आ जाएगा बिजनेस रिस्क मतलब व्यवसायिक समस्याएं। यदि हम व्यवसाय करते हैं, यदि हम पूंजी 5 लाख लगाते हैं तो हमें आशा होती है कि कम से कम मुझे 3 लाख की प्रॉफिट होगी या होगा, पर ऐसा नहीं होता, व्यवसाय और लॉस में चला जाता है, तो इस रिस्क को ही बिजनेस रिस्क कहते हैं। मतलब व्यवसायिक रिस्क क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई भी इंसान अगर व्यवसाय बिजनेस क्यों करता है, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, इसीलिए कोई भी बिजनेस करते, ये तो नहीं हो चाहता है कि उसका लॉस हो, वो लगाए 10 लाख रुपए और उसका 5 लाख उसमें लॉस ही हो जाए, तो वो बिजनेस क्यों कर रहा है। तो यही सोच के अगर कोई इंसान लगाता है 5 लाख रुपए एक बिजनेस में पूंजी के रूप में लगाता है, और वो सोचता है कि 5 लाख ना सही लेकिन मेरा 3 लाख तो मेरा प्रॉफिट होगा ही, 5 लाख जो हम पूंजी लगाए हैं और उससे एक्स्ट्रा मुझे 3 लाख प्रॉफिट होगी ही, बट ऐसा नहीं होता है। तो वो जो रिस्क होता है एक बिजनेस में, उसे ही क्या कहा जाता है, बिजनेस रिस्क या व्यवसाय समस्या। नेक्स्ट आपका छठा आ जाएगा रिपोल्यूशनल रिस्क। ठीक है, ये वैसे रिस्क होते हैं जिसमें यदि किसी ब्रांड इमेज के कारण, मतलब यदि किसी ब्रांड इमेज किसी खराब पब्लिसिटी के कारण उसका इमेज खराब होता है, तो उसे रेपुटेशनल रिस्क कहते हैं। छठा आ जाता है रेपुटेशनल रिस्क। ये वैसे रिस्क होते हैं जिसमें यदि किसी ब्रांड इमेज का किसी खराब पब्लिसिटी के कारण उसका इमेज खराब हो
है उसे रेपुटेशनल रिस्क कहते हैं। मतलब रेपुटेशनल, किसी का रेपुटेशन होता है इतना, मतलब कोई ब्रांड इमेज वाला कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और अगर उसका अच्छा से पब्लिसिटी, उसकी ख़राब पब्लिसिटी होती है, ठीक है, और उसके इमेज पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, रेपुटेशनल रिस्क कहते हैं। क्योंकि उसका रेपुटेशन जो है वो तो ख़राब हो रहा है उस पब्लिसिटी के कारण, तो उसी रिस्क को क्या कहते हैं, रेपुटेशनल रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट आपका 7 आ जाएगा सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क वे रिस्क होते हैं जो सिस्टमेटिक रिस्क वे रिस्क होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित करता है, इको को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे रिस्क को सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, ये वे रिस्क होते हैं जिसके कारण से पूरे इंडस्ट्रीज़ को और पूरे इकोनॉमिक्स, मतलब इको में इकोनॉमिक्स, पूरे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, उसे ही सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। मैनेजमेंट रिस्क और लास्ट आ जाता है मोरल हजार्ड। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति हानि उठाने के लिए तैयार होता है तथा दूसरा पार्टी क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। ऐसी स्थिति में प्रॉफिट होने पर, मतलब जो प्रॉफिट होता है वह उस व्यक्ति को मिलता है, और अगर हानि होता है तो गवर्नमेंट उठाता है या प्रभावित होता है। इसे ही मोरल हजार्ड कहते हैं। मतलब मोरल हजार्ड में क्या होता है, इसमें दो पार्टियां होती हैं, एक आम व्यक्ति होता है जो उसमें पैसा लगा रहा है, और दूसरा एक गवर्नमेंट होता है जिसमें क्या होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो व्यक्ति लेता है, और अगर हानि होता है तो गवर्नमेंट उठाता है। उसे ही मोरल हजार्ड रिस्क कहते हैं। मैनेजमेंट रिस्क हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसल नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसल नॉर्म्स हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसके बारे में पूछा गया। अब हम जानेंगे कि बेसल नॉर्म्स क्या है, ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं। तो बेसल नॉर्म्स को बेसल एकॉर्ड्स भी कहा जाता है। मतलब बेसल नॉर्म्स को बेसल एकॉर्ड्स भी कहा जाता है। इसे बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरवाइजन BCBS के द्वारा इशू किया गया था। ये अपना सभी काम बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंतर्गत करता है। इसका हेडक्वार्टर बेसल सिटी में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, इसलिए इसका नाम बेसल नॉर्म्स दिया गया। इसका नाम बेसल नॉर्म्स क्यों दिया गया, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है बेसल सिटी में। कौन सा बेसल सिटी में, स्विट्जरलैंड में है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, बेसल नॉर्म्स नाम दिया गया है। और इसकी कमिटी ऑन बैंकिंग वाइजिंग कहाँ होता है, BCBS के द्वारा इशू किया गया था इस कमिटी को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे BCBS 1974 में आई थी और BIS 1930 में आई थी। BCBS तो हम लोग जानते ही, अभी पढ़े बेसल नॉर्म्स, ये इसी के बारे में बता रहा है कि ये कब आया था, 1974 में आई थी, और BIS 1930 में आई थी। बेसल नॉर्म्स इसलिए आए थे, अब पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स क्यों आए थे। तो बेसल नॉर्म्स इसलिए आए थे, ये पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। मतलब रेगुलेट करते हैं उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और बैंक के कैपिटल एडचेक रेशियो को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। मतलब बेसल नॉर्म्स इसलिए आया था क्योंकि ये सभी जितना ही बैंकिंग सेक्टर उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, और उसके कैपिटल एडचेक रेशियो को क्या करता है, मेंटेन भी करता है। अब बेसल कमेटी ने 3 फेज इशू किए थे। ठीक है, अब ये जो बेसल कमेटी था, बेसल नॉर्म्स, ठीक है, बेसल नॉर्म्स बेसल कमेटी के द्वारा तो आया था, लेकिन बेसल कमेटी ने फिर उस बेसल नॉर्म्स को कितने फेज में बदल दिया, फिर कितने फेज में बना दिया, 3 बेसल नॉर्म्स 3 बेसल इशू किए थे। ठीक है, जिसमें से पहला बेसल आपका बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। अब हम यही 3 बेसल इशू किए गए थे, हम इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल एडक्यूकी रेशियो।
ठीक है, इसका ये आपका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल मल्टीप्लाई 100 रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, बेसल का ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब बेसल 1 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसल को इंट्रोड्यूसर 1998 में किया गया था। बेसल 1 जो है इसका इंट्रोड्यूसर कब किया गया था, इंट्रोड्यूस इसे कब किया गया था, 1998 में किया गया था। इसमें बैंक के द्वारा विशेष कर क्रेडिट रिस्क पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। मतलब जो बेसल 1 आया उसमें कौन से रिस्क पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्रेडिट रिस्क, बैंक में होने वाले क्रेडिट रिस्क पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। यदि कोई ग्राहक इंटरेस्ट समय पर क्रेडिट नहीं करता है तो इस प्रकार रिस्क पर गहन विचार अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के रिस्क मतलब अगर बैंक से कोई लोन ले रहा है और उसका वो इंटरेस्ट सही टाइम पे जो समय उसका फिक्स किया गया उस समय तक नहीं भरा, उस समय में नहीं भरा, तो इन सब समस्याओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। किसमें, बेसल 1 में दिया गया। ठीक है, लेकिन इंडिया ने इसके गाइडलाइन को अडॉप्ट किया था 1999 में। ठीक है, ये तो आया तो वैसे था 1998 में, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में इसका काम होता था। लेकिन इंडिया ने कब इसे एक्सेप्ट किया था, इसके गाइडलाइंस को कब एक्सेप्ट किया था, इंडिया ने 1999 में एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इंडिया ने इसके बेसल 1 का गाइडलाइंस को कब एक्सेप्ट किया था, 1999 में किया था। इसमें कम से कम पूंजी 8% रखना पड़ेगा हर बैंक को, ताकि उसे पूंजी से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। मतलब अगर इस गाइडलाइंस को कोई भी बैंक रूल्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा था, उसे कम से कम अपने पास कितने प्रतिशत पूंजी रखनी पड़ेगी, 8%, ताकि उसे पूंजी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो वो मैनेज कर सकें। अब हम पढ़ेंगे बेसल 2 के बारे में। ठीक है, बेसल 2 इसे 2004 में इशू किया गया था। बेसल 2 को कब इशू किया गया था, 2004 में इशू किया गया था। ये 3 पैरामीटर्स पर आधारित है। जो बेसल 2 है ये कितने पैरामीटर्स, ये 3 पैरामीटर्स पर आधारित है और इसके 3 पिलर्स होते हैं जो निम्न हैं। मतलब बेसल जो 2 है ये 3 पैरामीटर्स पर आधारित है और इसके 3 पिलर्स होते हैं जो कि नीचे हैं। पहला देख लीजिए आप, बेसल 2 के अंतर्गत एक बैंक को कम से कम 8% कैपिटल बैंक में मेंटेन करके रखनी है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब 8% होना चाहिए कम से कम। वो अपने पास कैपिटल पूंजी के रूप में एक कोई भी बैंक अगर इस गाइडलाइंस को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो उसे अपने पास 8% कैपिटल के रूप में मेंटेन करके रखना पड़ेगा हमेशा उस बैंक को, ताकि उसे किसी प्रकार की भी समस्या होगा बैंक से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, तो इससे वो क्या कर सकता है, उस समस्या को हल कर सकता है। अब दूसरा आपका आ जाएगा रेगुलेटरी सुपरवाइजन। ठीक है, रेगुलेटरी सुपरवाइजन। बेसल 2 में तीनों ही रिस्क की बातें की गई है, क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क। इन तीनों रिस्क को समय समय पर रेगुलेटरी सुपरवाइज़र करते रहने की बात बेसल 2 में की गई। अब बेसल 2 में जैसा कि हम लोग पढ़े उसमें कौन से रिस्क पे ध्यान दिया गया था, उसमें सिर्फ एक रिस्क पे ध्यान दिया गया था, क्रेडिट रिस्क पर। जैसे कि हम यहाँ पढ़े ही हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या, बेसल 1 में क्या ध्यान दिया गया, ग्राहक द्वारा इंटरेस्ट समय पर क्रेडिट करता है कि नहीं, तो इसका मतलब वो क्या, कौन सा रिस्क पे ध्यान दिया, क्रेडिट रिस्क पे ध्यान दिया। लेकिन जो बेसल 2 है ये क्या कर रही है, ये तीन तरह के रिस्क पे ध्यान दे रहा। जो हम लोग पहले मैनेजमेंट रिस्क में पढ़े हैं वही सब में से रिस्क है, जिसमें से पहला आपका क्रेडिट रिस्क, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क। ये तीनों रिस्क पर कौन ध्यान दे रहा, बेसल 2 में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और सुपरवाइज़र किया जाता है, तो उसमें अगर कोई किसी भी प्रकार की समस्या होती है उसे क्या करता है, उसका हल निकालता है। रेगुलेटरी करता है मतलब वही हो गया। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा मार्केट डिसिप्लिन, तीसरा। मतलब बेसल 2 के जो 3 क्या थे, पिलर्स थे, पहला हम पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, अब तीसरा क्या है, मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन में देखते हैं क्या है, इसमें बैंक से जुड़े सभी इंफॉर्मेशंस को, जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें
कंट्रोल बैंक को समय समय पर बतानी चाहिए। मतलब इसमें इस बात पे इंफॉर्मेशन रिस्क हम लोग पढ़ेंगे तो इंफॉर्मेशन रिस्क में क्या होता है, जो बैंक से जुड़े बेसिक इन सभी बैंक से जुड़े इन्फॉर्मेशन को, जो बेसिक चीज़ें मतलब जो बहुत ज़रूरी है, उन्हें कंट्रोल बैंक को समय समय पर बतानी होगी। जो मतलब जो बैंक को कंट्रोल कर रहा है उसे समय समय पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती रहेगी, बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट आएगा आपका, इंडिया ने बेसल 2 के गाइडलाइंस को 2009 में लागू किए थे और उन्होंने कैपिटल रिक्वायरमेंट 9% रखा था, 9% रखा था। मतलब बेसल 2 तो आया कब था, 2004 में ही इशू कर दिया गया था, 2004 में ही इशू कर दिया गया था। लेकिन इंडिया जो है इस बेसल 2 के गाइडलाइंस को कब अपनाया, 2009 में अपनाया, ठीक है। और उन्होंने वैसे तो इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना था, 8%, लेकिन इंडिया कितना रखता है, 9% रखता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसल 3। बेसल 3 को 2010 में इशू किया गया था, लेकिन फाइनली इसे अमेंडेंट 2011 में किया गया था। वैसे तो इसे इशू 2010 में ही कर दिया गया था, लेकिन फाइनली इसे 2011 में उजागर किया गया, किया जाने लगा इस बेसल्स का। अब बेसल 3 बेसल 2 पर ही आधारित है। मतलब बेसल 3 बेसल 2 पर ही आधारित है, क्योंकि ये उन्हीं तीनों पिलर्स पर आधारित है। जैसे कि उसमें क्या था, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ये सब, रेगुलेटरी सुपरवाइज़र था और मार्केट डिसिप्लिन, हम ये 3 पढ़े थे उनके पिलर। तो ये भी उन्हीं 3 पिलर पर ही आधारित है, जिसमें से पहला क्या है, कैपिटल एडक्यूक रेशियो, दूसरा था इनहेंस सुपरवाइजन रिव्यू देखना, फिर एक्सचेंज, मार्केट डिसिप्लिन, 3 उसके पिलर थे। तो इसमें भी वही तीनों पिलर का यूज़ किया गया, उसी पे ये बेसल 3 भी आधारित है, ठीक है। इसका जो बेसल 2 में पॉइंट्स है वही इसमें, मतलब जो बेसल 2 में हम लोग ये तीनों का डेफिनेशन पढ़े थे, इसमें भी वही होगा इसका, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है एनपी मैनेजमेंट। एनपी मैनेजमेंट क्या होता है, एनपी मैनेजमेंट का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जब एक व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और वह उस समय तक जो समय बैंक द्वारा स्थिर किया गया है उस समय पर इंटरेस्ट और लोन चुकता नहीं करता है स्थिर समय से, और वह 19 डेज मतलब 3 महीने और लेट करता है, फिर भी वह जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति व लेनदार तथा उसके बैंक को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा या मान लिया जाए। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसे कहा जाता है, जैसे कि अगर आप या हम हैं जो किसी एक बैंक में से हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी डेट फिक्स है कि हमें 2 साल में उस लोन का इंटरेस्ट और पैसा, क्या इंटरेस्ट 2 साल तक भरना और पैसा भी 2 साल तक हमको कंप्लीट कर देना है। बट हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। 2 साल का जो हमको टाइम दिया है हम उसमें भी पैड नहीं करते हैं, और अगले 3 महीना तक मतलब अगले 90 दिन तक भी हम नहीं करते हैं पैड इंटरेस्ट। उस बैंक को जो हम पैसा लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो हमारा जो अकाउंट है उस बैंक में, हमारा व्यू क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा। मतलब जो हमारा डिसिप्लिन वहाँ का है, हम वहाँ का रूल्स रेगुलेशन तो अपना ही नहीं रहे हैं, वहाँ जो हमें जमा करना था इतने दिन में हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहे, तो उसे इसीलिए हमारे अकाउंट को क्या कह दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लिया जाएगा या कह सकते हैं। अब यहाँ बोला गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 3 तरह के या इसके 3 स्टेज होते हैं। मतलब नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है ये 3 तरह के होते हैं, या कह सकते हैं कि इसके 3 स्टेज होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो व्यक्ति 19 डेज तक पैसा जमा नहीं करता था, लेकिन जब वह 19
डेज के बाद आगे और 12 महीने तक भी इंटरेस्ट का पैसा जमा नहीं करता है तो उस व्यक्ति के अकाउंट को सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोल दिया। मतलब सब स्टैंडर्ड एसेट्स कब बोला जाता है एक व्यक्ति के खाते को, जैसे कि वही हम लोगों ने 2 साल के लिए लोन लिया इंटरेस्ट पर, 2 साल तक तो हम पैसा नहीं जमा किए, फिर उसके आगे 19 डेज में भी नहीं जमा किए, लेकिन 90 दिनों मतलब 3 महीने के बाद भी हम 12 महीनों तक भी इंटरेस्ट जमा नहीं करते हैं तो हमारे अकाउंट को सब स्टैंडर्ड एसेट्स मान लिया जाता है हमारे खाते को। ठीक है, नेक्स्ट है डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स, फिर वही व्यक्ति यदि 12 महीने के बाद भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पैड नहीं करता तो उसके खाते को डिफ़ॉल्ट एसेट्स मान लिया। मतलब वही व्यक्ति जो हम हैं, हम ही हैं, मतलब 90 दिन भी तो नहीं, 90 दिन तक जो हमें एक्स्ट्रा मिले उसमें भी नहीं जमा किया, 12 महीने तक भी नहीं जमा किया। ठीक है, वही व्यक्ति यदि 12 महीने के बाद भी, मतलब 12 महीना हो गया उसके बाद भी हम जमा नहीं कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट को क्या कह दिया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं जमा करें, इंटरेस्ट भी नहीं जमा करें तो हमारे अकाउंट को क्या डाउटफुल एसेट्स मान लिया जाएगा। इसमें प्रोविज़न 25% टू 100% होता है। ठीक है, अगर आप मतलब इसमें प्रोविज़न लेकर चलते हैं, अगर वो व्यक्ति इतना पैसा पहले सेविंग में जमा किया तभी हम उसे लोन दे रहे हैं कि हम उसमें से उसका पैसा कट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम उसे 25% दे रहे हैं, अगर डाउटफुल कोई एसेट्स है, ठीक है, डाउटफुल मतलब किसी मेरा खाता डाउटफुल है तो अगर मैं लोन लेने जाऊँगी तो मेरे में अगर 100% तक अमाउंट होगा तभी वो 25% मुझे प्रोविज़न करेगा, ताकि वो आगे चल के मेरे खाते में जो पैसा उसमें से अपना पैसा काट सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉस एसेट्स, और यह 3 ईयर तक अगर वह लॉस है तो उसके पूरे अमाउंट का पूरा 100% के रूप में बैंक रखता है, और यह 3 ईयर्स तक उस व्यक्ति के परफॉर्मेंस को देखता है और तब भी वह व्यक्ति को अमाउंट नहीं पेड करता तो ऐसी स्थिति में बैंक को लगता है कि अब वह उस व्यक्ति से प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर नहीं कर पाएंगे तो उसके अकाउंट को लॉस एसेट्स मान लिया। मतलब जो व्यक्ति था 12 महीने तक भी आगे नहीं किया, उसके बाद भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जमा नहीं किया तो आगे भी 3 साल तक बैंक क्या करता है, उसके परफॉर्मेंस को देखता है कि अब भी वो 3 साल के अंतर्गत कुछ तो इंटरेस्ट या प्रोविज़न, कुछ तो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर, बट फिर भी वो नहीं करता तो उसके अकाउंट को क्या कह दिया जाता है, लॉस एसेट्स मान लिया जाता है। अब इसमें अगर वह लॉस प्रोविज़न 100% तो उसके पूरे अमाउंट का पूरा 100% प्रोविज़न के रूप में बैंक रखता है। अगर उसका लॉस पूरा 100% होता है तो कुछ भी पैसा नहीं दिया तो प्रोविज़न के रूप में उससे कितना रखता है बैंक, तो 100% पूरा रख लेता है उसका पैसा अगर रखा है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा परफॉर्मिंग एसेट्स है। परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, जब एक व्यक्ति अपने लोन के इंटरेस्ट व प्रिंसिपल अमाउंट समय रहते हमेशा टाइम टू टाइम जमा कर देता उस व्यक्ति के खाते को, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बिल्कुल अपोजिट परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। ठीक है, मतलब परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति है वो बैंक से लोन लेता है और उस लोन का वो इंटरेस्ट भी समय पे देता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी समय पर, जो फिक्स समय रहता है उतना समय तक क्या करता है, जमा कर देता है बैंक में, उस के एसेट्स को ही परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। इसमें सिर्फ एक एसेट्स आते हैं जो इस प्रकार, मतलब परफॉर्मिंग एसेट्स में भी एक एसेट्स आते हैं जो कि स्टैंडर्ड एसेट्स हो गए। ठीक है, उसमें क्या था, सब स्टैंडर्ड, इसमें स्टैंडर्ड एसेट्स है जो कि है पेमेंट ऑन टाइम प्रोविज़न 0.40%। ये उस व्यक्ति के अमाउंट प्रोविज़न के रूप में सिर्फ 0.40% ही रखता है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा, मतलब जैसे कि परफॉर्मिंग एसेट्स है तो उसका परफॉर्मिंग तो बैंक में अच्छा ही होगा, खाता उसका अच्छा है तो उसका जो पैसा जमा करता है, अगर
सेविंग में, तो उसका प्रोविज़न उसके अमाउंट में से कितना बैंक रखता है, 0.40% ही रखता है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा है बैंक में, इसीलिए उसका प्रोविज़न अमाउंट कितना, 0.40% ही बैंक अपने पास रखता है। अब आज के लिए बस इतना ही। आज मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर कोई न्यू इस वीडियो को देख रहा है तो उसे समझ नहीं आएगा, इससे पहले आपको इसका 3 पार्ट और मैं अपलोड की हूँ, वो आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ये नीट के पेपर 2 का यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नोट्स है, जो आप लोग के लिए, जो भी नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड प्लीज़ अगर जिन्हें भी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।